नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अक्सर हमने कई दवाइयों के बारे में सुना है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या फिर कोई और दवाई क्यों ना हो, चाहे वो आयुर्वेदिक क्यों ना हो। लेकिन कम ही हम औषधीय गुणों वाली दवाइयों पर बातचीत करते हैं, यानी उन औषधियों पर जो आयुर्वेद होती हैं, जिन्हें हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। और आज हम इन्हीं पर खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर JLN शास्त्री जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। और नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बातचीत करने वाले हैं ASU औषधि के बारे में, इसके विनियमन और इस पे जो पहल हुई है नई, उस पर बातचीत होगी आज पूरे सेशन में। क्या आयुष प्रणाली अच्छी तरीके से विनियमित है? हाँ जी, नमस्कार। ये आयुष प्रणाली जो है बिल्कुल सही तरीके से विनियमित विनियम है और इनकी कानून या इसके अंदर रूल्स जो है सही सही बना हुआ है। 1940 से लेके जो आपकी ड्रग एक्ट जो शुरू हुआ, उसके बाद 1963 में जब आयुष, वैसे तो अलग डिपार्टमेंट नहीं था, फिर भी इसको रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाया गया, उसके अंतर्गत ये आज की डेट की आयुष की जितने सिस्टम्स हैं, उनकी दवाइयाँ जो है, औषधियाँ, वो सब कानून के दायरे में आ गए हैं और वहाँ से लेके अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, आगे भी होने वाले हैं और सही तरीके से इसका रेगुलेशंस चल रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जब हम सवाल जवाब कर ही रहे हैं और सारी चीजों, सारी पहलुओं के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक और सवाल ये है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम क्या है? और इससे ही जुड़ा एक और सवाल है कि ये आयुष सिस्टम से संबंधित नियमों को कैसे संभाल रहा बिल्कुल जी। जैसे मैं पहले बताया था, है? 1940 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो रेडी हुआ था, उसके बाद 1945 के अंदर इसके रूल्स बने हैं। उसके बाद इसमें सेक्शन 3A और 3H के अंदर आयुष की दवाइयाँ और उनकी डेफिनेशंस आए हैं। और थ्री ये कहता है कि जो भी आप ग्रंथ के अनुसार, आयुर्वेद के ग्रंथ या सिद्धा यूनानी के ग्रंथ जो भी हो, इसके मुताबिक जो दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे आप देख लीजिए आज की डेट में च्यवनप्राश या कि अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, ऐसे दवाइयाँ जो है एक ग्रंथानुसार जो बनते हैं, इसको क्लासिकल फॉर्मुलेशंस जो बोलते हैं, वो सेक्शन 3A के मुताबिक आसु ड्रग्स बोल के डिफाइन किया गया। इसके अलावा कुछ कंपनियां या कुछ वैध लोग अपनी एक्सपीरियंसेस जो है वो लेते हुए इन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत जो दवाइयाँ जड़ी बूटियां हैं उसको लेके कुछ नए दवाइयाँ जो बनाए, इसको प्रोप्राइटरी और पेटेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर बनाए। तो इस परंपरा से लेके आज तक टोटल 170 रूल्स बन गए हैं और इसके अंदर सारे के सारे चीज बिल्कुल रेगुलेट कर रहे हैं। डॉक्टर, अगर उन चेंजेस और उन डेवलपमेंट्स के बारे में हम बात करें कि क्या कुछ अभी इस प्रणाली में प्रमुख संशोधन हुए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, अगर हम देखें 2020 में दो बड़े रेगुलेशंस और इसके अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये एक है, पहले होम्योपैथी ड्रग्स जो है वो आते थे एलोपैथिक ड्रग्स के साथ साथ, और उनकी रेगुलेशंस भी एलोपैथिक ड्रग्स जैसा था। लेकिन इसके बाद बहुत सारे डिस्कशंस के बाद आसू डी टैब जो आयुष के लिए जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, उसके माध्यम से होम्योपैथी को भी आयुष के अंतर्गत लेके आए रेगुलेशंस में। ये बहुत बड़ा कदम था। पिछले साल से ये अमेंडमेंट भी हो गया, अब लागू है कानून। इससे बहुत फायदा हुआ। और दूसरी चीज, इसके साथ साथ जो पहले कुछ कुछ सेक्शंस में, सेक्शन 33 के अंतर्गत IJ ऐसे सेक्शंस हैं, इसके अंतर्गत ये नॉन बेलेबल पनिशमेंट होता था। उसको भी जब ये सरकार इतने अहम कदम उठाए हैं, जहाँ छोटे-मोटे चीज़ के लिए इंडस्ट्री को तकलीफ देना जो है वो बंद करने के लिए जो उन्होंने अपने प्रोसेस शुरू किए थे, उसके अंतर्गत जो छोटे-मोटे चीज़ों के लिए नॉन बेलेबल सेक्शन लागू करना और क्रिमिनल सेक्शंस लागू करना, वो खत्म कर चुके हैं।
और ये बहुत बड़ा कदम था। और इसके अलावा अब आज की डेट में देखेंगे, कुछ महीने पहले ये ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बोल के जो नया कानून जो बन रहे 2022 में, इसका अभी चर्चा चल रहा है इंडस्ट्री के साथ। और ये पार्लियामेंट के सामने जाएगा और एक कानून नया बनेगा। इसमें आपका एक चैप्टर बन गया, पहले चैप्टर 4 में ये आयुष के लिए जितने भी कानून या रूल्स चाहिए वो सब बना के रखे थे। अब अलग सा एक चैप्टर 5 जो है आयुष के लिए बिल्कुल बना रहे हैं। ये सारे अभी नए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इस कानून के अंतर्गत ये है। जी। एक और बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि आधुनिक संशोधन अभी फिलहाल क्या हैं? कुछ और भी प्रस्तावित संशोधन हैं जो आने वाले दिनों में हमें दिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इसमें आपकी आयुर्वेद के लिए संशोधन के लिए भी कमिटी बन रहे हैं। पहले आपकी आसुडी टैप था, अब आपकी रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा। और इससे क्या होगा, अभी तक ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, सीसीआरएस जो बोलते हैं, या सीसीआरएच रिसर्च इन होम्योपैथी, सीसीआरएस रिसर्च इन सिद्धा और यूनानी, इनसे अहम काम तो हो ही रहा है। लेकिन इनका जब ड्रग्स और इसके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर देखें, वहाँ स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए ही ये कमिटी जो है वो सीमित होता था, या ये काउंसिल सीमित होते थे, कमिटी नहीं। अब जो कमिटी बन रहे हैं, इससे क्या होगा, जो रिसर्च हो रहा है, रिसर्च के लिए भी ये अपने अपने इनपुट्स देंगे। और खास बात क्या है कि आने वाले संशोधन में रिसर्च के लिए जो दवाइयां बनेंगे उसको प्रायर लाइसेंसिंग मिलेगा, जो पहले नहीं था। ये बहुत अहम चीज है। ये प्रोएक्टिव सरकार अभी जो आयुष के लिए जो कर रहे हैं पिछली 6 साल में, मैं 6-7 साल में, इससे ये सिस्टम इतनी सुधर रहा है। और इनकी इंडस्ट्री फ्रेंडली बन रहे हैं और बिजनेस भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कदम रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ठीक कर रहे हैं, फार्माकोपिया लेबोरेटरी जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उसकी ठीक कर रहे हैं। और सारे चीज धीरे धीरे ट्रैक पे ला रहे हैं। जी। इसके साथ ही एक और अहम सवाल भी हो जाता है कि डीएनसी अधिनियम में आयुष प्रणाली पर वास्तव में जो नया अध्याय है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इस नए लेसन को, या अगर कुछ नया कुछ जोड़ा गया है, तो इसे कैसे समझा जाए? हाँ जी, सपोज पहले देखें, पहले क्या हुआ था, ये कानून जब बना था सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक ड्रग्स के लिए बना था। और जो भी चीज होता था हमको जुगाड़ करना पड़ता था। एक ऐसे मैं आपको छोटी चीज बताऊंगा, सेक्शन 33 जो बनाए, इसके अंतर्गत हमने जो भी सेक्शन बनाए, या कि ड्रग इंस्पेक्टर्स का हो, या टेस्टिंग लैबोरेटरीज का हो, या कि लाइसेंसिंग सिस्टम हो, ये सब हम नकल कर रहे थे एलोपैथिक सिस्टम को। हम अपने लिए खास कुछ बना इसलिए नहीं पाए थे कि जब कानून बना था 1940 का, वो उस टाइम पे वो दूसरी सरकार चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर ही ध्यान दिए थे। लेकिन अब जो बन रहा है, पूरे एक चैप्टर आपको जो डिवोट किए हैं, इसमें आपकी लाइसेंसिंग सिस्टम कैसे होनी है, और इसके अंदर आपको क्या-क्या सुविधा देनी है, और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस के लिए क्या आपके सिस्टम बनानी है, और लाइसेंस मिलने के बाद आप कैसे व्यवहार करनी है, और जो प्रोप्राइटी के लिए जो आप लाइसेंस लेंगे उसके लिए रिसर्च के लिए क्या होनी है, ये सारे चीज अब इस नए एक्ट में सारे विस्तार में चर्चा होगा। अभी तो ये कानून बन रहे हैं, जब ये पूरा बन जाएगा तब आपको इसकी सारे पिक्चर सामने आएगा, और कितना फायदेमंद होगा ये इंडस्ट्री के लिए, ये हमारे सामने होगा। और ये सरकार प्रोएक्टिवली इंडस्ट्रीज को भी साथ लेके ये एक्ट में जो भी संशोधन करने हैं उसके लिए चर्चा कर रही है। और बहुत सारे इनकी
सुझाव जो है वो सारे इंडस्ट्री से लिए हुए हैं, इसलिए आने वाले टाइम पे आपको इसके असर दिखाई देगा। डॉक्टर, अगर हम इस पूरी पहल को बहुत आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाहें आपके ज़रिए, तो कैसे समझा सकते हैं? वेरी गुड। तो अभी ईज ऑफ बिजनेस, सब लोगों को ईज ऑफ बिजनेस की जब बात होता है, और एक स्किल इंडिया का भी बात होता है, क्योंकि हर एक जगह, और सबसे अहम चीज कोरोना होने के बाद ये आयुष सिस्टम्स का जो रोल है पब्लिक हेल्थ में, वो सामने उभर के आया है। इन सबको अगर आप जनता की फायदा के लिए इस्तेमाल करनी है, इसके लिए पहले आपको एक दवा चाहिए। वो दवा सही स्टैंडर्ड से बननी है, और सही तरीके से मरीज तक पहुंचनी है। और ये करने के लिए आपको आपकी लाइसेंसिंग सिस्टम और एनफोर्समेंट सिस्टम दोनों चाहिए। अब ये नए कानून से वो लाइसेंसिंग सिस्टम और एनफोर्समेंट सिस्टम दोनों सही बन रहे हैं। मतलब दवा बनाने वाले और जो दवा बन गया, उसको जब इस्तेमाल करने वाले हैं लोग, उस टाइम पे जैसे आपकी फार्माको विजिलेंस, आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फार्माको विजिलेंस के ऊपर जो खास काम कर रहे हैं। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? दवा बाजार में आने के बाद इसकी सेफ्टी, मतलब ये सही है या इसकी कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह है, ये सब डॉक्यूमेंट करके अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए एक व्यवस्था है। उसको बहुत मजबूत किया आयुष मिनिस्ट्री ने। तो इससे क्या होगा, आम आदमी के लिए सही दवा सही टाइम पे सही तरीके से मिलेगा। ये है आम जनता के लिए जो मैं अ, ठीक ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो फायदा मिलने वाला है उसके बारे में बोल रहा हूँ। जी। एक और अहम सवाल मेरा आपसे होगा ये कि घरेलू और निर्यात दोनों विनियमों को समायोजित करने के लिए अधिनियम उद्योग के अनुकूल है या नहीं? यह बिल्कुल अनुकूल है। ये इसलिए कि अभी देखिए, और एक खास काम हुआ था अभी अभी। एफएसएसए, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अपनी न्यूट्रल रेगुलेशंस के अंदर अभी आयुर्वेद आहार बोल के ये एक नया रेगुलेशन लेके आया। इससे क्या होगा, आपने अभी बोले थे कि घरेलू, घर में आप सब लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जीरा इस्तेमाल करते हैं, कोई सौंठ इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। और ये कोरोना आने के बाद अब आयुष काढ़ा तो इतनी फेमस हो गया। ये हमारे घरेलू चीजों से ही हो रहा है। इसमें आपको अगर देखा जाए, फूड रेगुलेशंस के अंदर कुछ संशोधन चाहिए था, वो भी हो गया अंदर न्यूट्रल रेगुलेशंस ऑफ एफएसएसए। और आयुष में ड्रग के अंदर जो है ना, वो भी हो गया। इससे क्या हो रहा है, घरेलू चीज जो इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा मिल गया। और जो दवा बना के इसको खास कोई बीमारी में उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए भी कानून बन गया। ये पहली बार हुआ। इससे पहले तो आयुर्वेद आहार बोल के कभी कैटेगरी नहीं था, फूड फूड होता था। और हमारे जो संस्कृति है इस देश का बहुत अहम चीज है, जिससे अब किसी भी इलाके के देखिए, राजस्थान और गुजरात की जो डाइट है, कोई हम यहाँ साउथ से वहां जाते हैं, हम एक बार डरते हैं, क्योंकि इतनी एक सब्जी की कटोरी देते हैं उसमें आपको तेल मिलता है। आयुर्वेद ये कहता है कि उस जगह के लिए वो आहार जो है सही है। अगर वहाँ उतने तेल नहीं लेते तो वहाँ उसकी हेल्थ नहीं बनेगा। तो ये आयुर्वेद की देन है, और ये घरेलू चीज है। तो आपको ये साइंस में कभी नहीं मिलेगा। ये आपकी संस्कृति है जो इसको डॉक्यूमेंट करके रखे हैं अपने आप। और इसके लिए आप अहम ये कानून बनने के बाद ये सारे ट्रेडिशनल फूड्स एक साथ मिलके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऑफिशियली। जी। एक और सवाल ये कि क्या दवा के मानक, लाइसेंस, प्रवर्तन, विक्रय अच्छी तरह से विनियमित हैं? देखिए, ये तो आज की डेट में कानून सही है, कभी कभी एनफोर्समेंट की तकलीफ होते हैं। आम आदमी क्या सोचता है कि
जो एनफोर्समेंट जब नहीं हुआ, वो सोचता है कि कानून नहीं है, कानून है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हर एक चीज के लिए कानून सही सही बना के रखा है और सही इसको इम्प्लीमेंट करता है। किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट अगर एनफोर्समेंट अथॉरिटी को सही नहीं लगाया, वो कभी कभी लगता है कि हाँ इट इज नॉट वेल रेगुलेटेड, ये सही नहीं है। मैं आपको छोटी चीज बताऊंगा। अगर नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट में आपको त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ऐसे स्टेट्स में कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही नहीं है। वहाँ जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है तो एनफोर्समेंट होने की चांस नहीं है, वो करेक्शन से धीरे धीरे होगा। और किसी किसी स्टेट में ये इंचार्जशिप एलोपैथिक डिपार्टमेंट्स को जहां दिया गया, अब धीरे धीरे आयुष उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। उस वजह से भी आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। और एक अहम चीज हुआ था पिछले साल, ये ई औषधि पोर्टल शुरू हुआ था आयुष मंत्रालय के। ये क्या है? अभी तक आपके लाइसेंसिंग जो है ब्लैक बॉक्स था। अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं पूरे देश का। 33 लाइसेंसिंग अथॉरिटीज इस देश का जो है एक साथ जुड़ गए हैं। और ये दिल्ली से आयुष मंत्रालय इसके ऊपर नजर रख सकता है। और जो लाइसेंसिंग हो रहा है वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। और किसी को भी कभी कोई शक है, उसको रेफर करके देख सकते हैं। और इसके अंदर कॉम्प्लेंस बर्डन भी सरकार कम कर दिया पिछले साल। और इससे क्या हुआ कि ईज ऑफ बिजनेस, बार बार लाइसेंस रिन्यू करने की अब जरूरत नहीं है। परपेचुअल लाइसेंसिंग हो गया। और ये सारे चीज जो हो रहा है, ये बहुत फायदेमंद है। ना इंडस्ट्री के लिए अकेला, ये जनता के लिए भी। जितना फ्री ट्रेड होगा इंडस्ट्री से, उतनी फायदा होगा जनता को भी। नहीं तो क्या है कि इतने हर्डल्स होने के बाद जब दवा बाजार में आता है, या तो लेट हो जाता है दवा बनने में, या कि इसका कास्ट बढ़ जाता है। ये दोनों अब एड्रेस हो रहे हैं इस सरकार की वजह से। जी डॉक्टर, प्रोग्राम शुरू होने से पहले बैक ऑफ द कैमरा आप एक पीपीटी की बात कर रहे थे, उस प्रेजेंटेशन को आप कैसे समझाना चाहेंगे? ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ लेंगे कि कितना वेल रेगुलेटेड है। मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकते हैं कि आयुष कितना अच्छा रेगुलेटेड है। ठीक है जी, ये आयुष रेगुलेशंस एंड फार्माकोपिल स्टैंडर्ड्स अगर देखेंगे, ये आसु ड्रग्स, आयुर्वेद सिद्धा यूनानी ड्रग्स का जो अभी तक एक्ट्स थे पहले, डीएनसी एक्ट 1940 है। और अब 2020 में नया एक्ट आ रहा है, जैसे मैं बताया कि ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स। 95 में डिपार्टमेंट हुआ, 2003 में डिपार्टमेंट आयुष हुआ, बाद में ये मिनिस्ट्री हुआ। इसके बाद अगर देखेंगे तो सेंट्रल काउंसिल एक फॉर्म हुआ था एजुकेशन रेगुलेट करने के लिए, अभी एनसीएम हुआ था 2021 में। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस 1978 में। और फार्माकोपिया लैबोरेटरी 1987 में। फार्माकोपिया कमिटी 1962 में। फार्माकोपिया कमिटी, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 1960 से शुरू हुआ। फॉर्मुलरी भी उसी साल। डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेशन शुरू हुआ। देन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि फार्माकोपिया लैबोरेटरी, इंडियन मेडिसिन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसके बाद सीसीएम एक्ट बना था, जो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस वगैरह डिग्रीज कंट्रोल करने के लिए। आज की डेट में ये नया काउंसिल फॉर्म हो गया। तो ये 5.5 ईयर डिग्रीज और 3 इयर्स एमडी, और उसके बाद पीएचडी, सब कोर्सेस कंट्रोल में है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड 2000 में जब शुरू हुआ, ये पूरे देश का जहाँ कहीं भी मेडिसिनल प्लांट्स की रिक्वायरमेंट हो, उसको संभालने के लिए। और ये रिसर्च काउंसिल्स हैं चारों आयुष का। और एक्ट के अंदर 5 चैप्टर थे, 2 शेड्यूल्स थे। इसके अंदर टोटल 19 पार्ट्स थे। जैसे मैं बताया था कि सेक्शन 3 और 3H, ये क्लासिकल के लिए, प्रोप्राइटरी के लिए। और इसमें जो बहुत सिंपल सेक्शंस थे, सेक्शन 33 से लेके वो तक, ये आयुष को रेगुलेट करता था चैप्टर 4 ये के अंदर। तो इसमें खास ये है कि मिसब्रांडेड है। तो आज की डेट में मिसब्रांडेड के ऊपर जो नया संशोधन जो हो रहा है, इसमें इसके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीजर था वो खत्म करके पेनाल्टी लगा रहे हैं। एडल्टेटेड और स्पूरियस में पेनाल्टी बढ़ा दिया और क्रिमिनल सेक्शन भी लागू कर रहे हैं। तो ये सेक्शंस हैं।
इसके बाद अगर रूल्स देखें, रूल 151 एक्चुअली आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, वो सब बताता है। आपकी शेड्यूल टी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब इसके अंदर कवर होंगे। और लाइसेंसिंग अथॉरिटीज कैसे होना है, क्या होना है, रूल 152 में। और एप्लीकेशन कैसे होना है आपके लाइसेंसिंग का, रूल नंबर 153 में। राइट, दीज आर द रूल्स एज आई वाज कोटिंग। सो रूल 160 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आप जो जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं उसकी स्टैंडर्ड्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। और लेबल के ऊपर क्या लिखना है, और टेस्ट मेथड क्या होनी है, और आपकी फॉर्मुलेशन की स्टैंडर्ड्स क्या होनी है, ये सारी चीज़। और कौन आपके एनालिस्ट होंगे, कौन ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, और उनकी ड्यूटीज क्या होंगे, all these things have been well defined. So there are different forms. Just I'm giving for the uh, general understanding. When you apply through your 24D, and then obtain your 25D, and then if you are having a loan license, is 25E, something like that. तो ड्रग स्टैंडर्ड्स जो है आपके फार्माकोपिल लेबोरेटरी, सीसीआरएस वगैरह मिलकर बनाते हैं। और इन स्टैंडर्ड्स में आपकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अहम है। और आज की डेट में 2016 से ये शेल्फ लाइफ के ऊपर भी कानून बन गया। ये सब आपकी आंसू डी टैप, मतलब आपकी आयुष की ये ड्रग टेस्टिंग, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। और इसमें आपके शेड्यूल 1 के अंदर जो जो किताबें अलाउड है उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। और फार्माकोपिया कमिटी एक है जो ये स्टैंडर्ड्स बनाने में होता है। अभी डॉक्टर विता कुटेचा जी इसको लीड कर रहे हैं। और अभी तक आपको इतने सारे वॉल्यूम्स बने, अराउंड 645 मोनोग्राफ्स आपकी सिंगल हब्स का बन गया। और इसका टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का भी बन रहे हैं। तो अगर देखा जाए, ये जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ फार्माकोपिया कितना क्या है। ये सारे स्टैंडर्ड्स बना हुआ है। और आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी वो है जो ग्रंथ के अनुसार जो जो दवाइयां बनते हैं उसका भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ऐसे 635 फॉर्मुलेशंस का ग्रंथ वाले इसका स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। और ये सारे सरकार के माध्यम से अवेलेबल है। आज की डेट में कुल मिला के 40 ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, रिकॉग्नाइज्ड है अक्रॉस द कंट्री, जो आयुर्वेदिक ड्रग्स को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भी फिक्स्ड है। क्या क्या टेस्ट करते हैं, आपकी जड़ी बूटी के डिस्क्रिप्शन, उसके मॉइस्चर, ऐश वैल्यू, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोवेव लोड्स, हेवी मेटल्स, एफ्लोटॉक्सिन्स, ये जितनी स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे आज की डेट में लागू है। कुछ लोग की गलतफहमी है कि ये सिर्फ विदेश में जो दवाइयाँ जाते हैं उसी के लिए होता है। नहीं, ये जो स्वदेश में हम इंडिया में भी जो सेल करते हैं उसके लिए भी है। और इसमें रूल 158 ए और बी में इसकी प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज और के रिक्वायरमेंट एज प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस क्या क्या चाहिए वो भी बताया गया है। और 2013 31 मार्च को गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस फॉर आंसू ड्रग्स बोल के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया। और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहा हर्ब्स के लिए क्या है, ये सारे चीज हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि आपकी जो आयुर्वेदा या यूनानी है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो ग्लोबली जाना है उसके लिए ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको चाहिए, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। और बहुत सारे आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। एपीए स्टैंडर्ड्स, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स अभी मैं बताया था आपको। और इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट्स भी सरकार की वेबसाइट पे है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आई विल रन थ्रू। ओके, इसकी पेस्टिसाइड रेसिडुअल कितना होना है, हेवी मेटल्स कितना होना है, शेल्फ लाइफ कैसे होने हैं, ये सब तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं रिसेंटली, एक एनेबल एक्रेडिटेशन मैंडेटरी बनाया गया ये आपकी आयुर्वेद की टेस्टिंग लैबोरेटरीज के लिए भी, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री एनेबल एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज बहुत सारे हैं। तो आयुष प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड्स बढ़नी है तो एनेबल एक्रेडिटेशन एक नया लाया गया।
और कुछ स्टेप्स जो ले रहे हैं वो ये ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स बर्डन रिड्यूस करने का ये भी बता दिया मैं आपको। और आसुडेट आप ये जो रिसेंटली हुआ था लास्ट ईयर, उसमें होम्योपैथी शामिल हो गया। और एक्सक्लूसिव चैप्टर लाने के लिए भी फैसला हो गया था होम्योपैथी के लिए। और कॉम्प्लेंसेस जो है टोटल 35 कॉम्प्लेंसेस जो आइडेंटिफाई किए हैं वो लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। और ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो भी आ चुका है। और जैसे मैं बताया था, ई औषधि पोर्टल पे सारे राज्यों को जोड़ दिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने साथ। और एक्शन प्लान 21-22 में नया नया जो होम्योपैथी मेडिसिन हो सारे इसके अंदर लेके आ रहे हैं। और स्पेशली इसमें पेनाल्टी अभी मैं जो बताया था वो पेनाल्टी अब कम किया गया था। और जहां आपकी एडल्ट्रेशन और स्पूरियस है वहाँ पेनाल्टी बढ़ाया गया। और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एक्ट जैसे मैं बताया था उसमें भी एक संशोधन हुआ। और फर्दर स्टेप्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ प्रपोज्ड एक्शन प्लान, इसके लिए कमिटीज बन गए हैं, सारे अप्रूवल्स हो गए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, Ayush systems are well regulated in India through Ministry of Ayush. Drugs and Cosmetics Act as well as Ayurveda Ahar will regulate the drugs and food respectively in India. Only one set of standards may be proposed for the herbal raw material through harmonization. One drug and one herb and one standard का slogan अभी कानून बन रहा है। And pharmacovigilance cell, as I mentioned, the safety and efficacy of the Ayurvedic drugs, ये ठीक तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार एक विशेष अभियान चला रहे हैं। जामनगर इसकी सेंटर है। और दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में भी ये चल रहे हैं। ये कुछ चीज है जो अहम चीज है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। ये बस ये है मेरे आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बेहद बेहतरीन जानकारियों के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी मेरे सवाल रहे और जिनके जवाब आपने दिए वो हमारे दर्शकों को समझ में भी आ गए और जो आपने प्रेज़ेंटेशन अभी इस वक़्त दिया, जो भी इन तमाम सवालों को लेके एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रही होगी, वो भी खत्म हो गया होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। नमस्कार, धन्यवाद।